आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। ये है आवाज़ विशेष चर्चा। देश में क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में डॉक्टर सुरेश खैरनार साहब हैं, जो कि लेखक है, चिंतक है। SC ST माइनॉरिटीज़ OBC इन सबको न्याय मिले इसके लिए कार्यरत रहते हैं और अभी अभी कश्मीर के दौरे को संपन्न करके वो यहाँ आए हैं। क्या स्थिति है कश्मीर की, सिर्फ कश्मीर नहीं पूरा देश धीरे धीरे कश्मीर कैसे होते जा रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। क्या स्थितियां बन रही है देश में राजकीय तौर पर, धार्मिक तौर पर और न्यायपालिका पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि न्यायपालिका पर जो भरोसा लोगों का है वो धीरे धीरे कम होते जाते दिखाई दे रहा है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि हमें रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि बादल फटने से जो श्रद्धालु गए उनकी मौत हो गई। हम उनके परिवारों के दुख में शामिल है, लेकिन ये कहा जाता है कि जहाँ वो फंडामेंटल इस्टेब्लिशमेंट है, फिर वहाँ पे जो लोग रहते हैं वहाँ के कश्मीर के लोग, या फिर श्रद्धालु या घूमने के लिए लोग जाते हैं, पर्यटक जाते हैं, उन पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर खर्चा नहीं होता और ये कहा जाता है कि कश्मीर की सुरक्षा के मामले में ज़्यादा खर्च होता है। क्या सही में कश्मीर की ये स्थिति है कि वहाँ आज भी सुरक्षा पर ज़्यादा खर्चा किया जाता है और फंडामेंटल बातों पर कम खर्चा किया जाता है? प्रीतम जी, आपको पता होगा मेरे परिचय में एक परिचय है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पैलेस्टाइन सॉलिडरिटी फोरम। तो पैलेस्टाइन मतलब फिलिस्तीन। मैं 2 बार फिलिस्तीन गया हूँ, जो दुनिया का सबसे डिस्प्यूटेड जियोग्राफिकल एरिया बोला जाता है और अंग्रेज़ी में जिसको ऑक्युपाइड टेरिटरी बोलते हैं, आर्मी के द्वारा दखल करके आर्मी के शूज़ के नीचे में दबा के लोगों को रखने वाला, इस संदर्भ में फिलिस्तीन की बदनामी पूरे विश्व भर में, और वो सही भी है। लेकिन मेरा अपना फिलिस्तीन का भी अनुभव है और 40 साल से कश्मीर का भी अनुभव है। तो कश्मीर में 1948 में अक्टूबर में जो सेना भेजी गई थी पाकिस्तान के आक्रमण के बाद में, वो वापस तो आई नहीं, उसकी जगह सैन्य बढ़ते बढ़ते और अभी 370 5 अगस्त 2019 को हटाने के पहले और 1 लाख के आसपास सेना अतिरिक्त भेजी गई। कश्मीर की कुल लोक संख्या 1 करोड़ के अंदर है। 1 करोड़ के भारत में 100 के आसपास शहर आपको मिल जाएंगे। लेकिन कश्मीर में आर्मी की जो संख्या है, सरकार अधिकृत रूप से बताती नहीं है, क्योंकि उन्होंने उधमपुर नाम का एक कमांड बना के, और दूसरा पठानकोट। तो पठानकोट टेक्निकली पड़ता है पंजाब में, उधमपुर पड़ता है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। तो उस कारण वो डिवाइड करने के कारण, लेकिन कश्मीर टाइम्स के संपादक जो मेरे मित्र है प्रबोध जमवाल, उन्होंने मुझे 2006 की मुलाकात में, 2006 की मुलाकात को आज 14-15 साल हो रहे हैं, उस समय 6 लाख बताया था। और 1 साल कोरोना के पहले दिल्ली के किसी मीटिंग में मनीष शंकर अय्यर मुझे क्रॉस हो गए, जो कभी पाकिस्तान में एम्बेसडर भी रहे, जो इंडियन फॉरेन सर्विस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए, केंद्र सरकार में मिनिस्टर भी रहे, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। तो एक सभा में मैंने कश्मीर की 5 या 6 लाख आर्मी की संख्या बताई, तो मनीष शंकर अय्यर ने मुझे करेक्ट करते हुए बोला कि आप इतना कम क्यों बता रहे। उन्होंने मुझे कहा कि 15 से 16 लाख। और इस बात को भी तो कोरोना के पहले, मतलब 370 हटाने की भी पहले की बात बता रहा हूँ। हम मनीष शंकर अय्यर के आंकड़े को मान ले, 16 भी हटा दो, 15 ही मान लो। 15 गुणिला 1 करोड़, आप लगभग गणित इज इक्वल टू आप बता दो मुझे। मेरे हिसाब से मोटा मोटी एक परिवार के पीछे एक जवान। तो विश्व का जो भी मेरा अनुभव है, और पर्टिकुलरली वॉर जोन का अनुभव है, मैं इराक में, मैं ईरान में, मैं सीरिया में, मेरा जो आना जाना है, एक ने 2-2 3-3 बार है। तो ये सब एरिया का अध्ययन के बाद, क्योंकि आज की तारीख में हम आप लोग पैदा होने के बाद से वियतनाम और उसके बाद में वर्तमान में हमारे बगल के जितने भी पेट्रोल निर्माण करने वाले मुल्क है, ये वॉर के जोन बन गए हैं अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स के कारण। बिल्कुल। तो इन मुल्कों का मेरा अपना अनुभव फिजिकली जाने का, व्यक्तिगत रूप से वहाँ शरीक होने का,
तो उस पर से भारत की कश्मीर का जो आपने आर्मी के बारे में मुझे बहुत नाजुक मुद्दे को छेड़ा है, और ये मैं नहीं, ये एजी नूरानी साहब अभी कम से कम 90 क्रॉस कर चुके हैं। ये उनकी कश्मीर के ऊपर की 370, ये कश्मीर के संविधान की कॉपी भी मैं जानबूझ के लाया हूँ, जो कश्मीर का एक अलग संविधान है। ये 370 के ऊपर की 400-500 पन्नों की किताब है, और सबसे ऑथेंटिक किताब अगर कश्मीर के बारे में अगर आज कोई कही जाएगी तो ये इस दुलत नाम के, ये रॉ में इनका अंतिम जो सर्विस रिटायरमेंट का है, रॉ के प्रमुख, ये सीबीआई की तरफ से 25 साल के लिए कश्मीर में डेपुटेड थे। और कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स इस किताब का टाइटल है। इसमें अटल जी तो है ही, मिर्वैज़ उमर फारूक है, और ये सब कश्मीर के जो नेता है, अब्दुल गनी लोन से लेके सब। तो ये जो दुलात साहब जो है, ये दुलात, ये ओरिजिनल पाकिस्तान से माइग्रेट किए गए हिंदुओं में से एक है। इनके पिताजी सियालकोट के कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे, ये उनके सुपुत्र है। दुलात साहब भारत में आने के बाद, पढ़ाई करने के बाद में आईपीएस किए, और इंडियन पुलिस सर्विस में जाने के बाद से वो लगातार सीबीआई, आईबी, रॉ, भारत के 3 प्रमुख एजेंसीज में बड़े बड़े ओहदों पे काम कर चुके हैं, और कश्मीर में 25 साल। ये उनकी कश्मीर के ऊपर की किताब आज की तारीख में एक ब्यूरोक्रेट, वो भी पुलिस वाला, आर्मी तो खैर बेचारी वो हुकुम की बंदी, उसको रखा गया है, लेकिन इन सब के ऊपर अगर कोई, जैसे पाकिस्तान में आईएसआई का जो दर्जा है वही, और हमारे यहाँ तो अभी 8 साल से तो आईबी, सीबीआई, ईडी, तो एक तरह से तो पैरेलल गवर्नमेंट जैसी एजेंसीज बन गई। इनके सामने अभी हमारे कोर्ट, इनके सामने हमारे अभी बाकी की सब चीज़ें, अभी ये ऐसे जुमले हो गए जो छोटा बच्चा जिसको बोलना आता वो भी शायद ईडी, आईबी, सीबीआई का नाम लेता होगा। इस ढंग से वर्तमान सरकार ने इनका जो इस्तेमाल, जिस ढंग से अपने विरोधियों के लिए, विरोधियों को सरकारी गिराने के लिए, बनाने के लिए, जिस महाराष्ट्र के ऊपर अब बाद में आने वाले हैं, उसकी भी कर्म कहानी क्या है वो मैं बताऊंगा उस समय में। तो ये उस एजेंसीज में काम किए हुए एक 35-36 साल की नौकरी के अनुभव के आदमी की किताब है, जो है अभी भी जिंदा है, दिल्ली में रहते हैं, और इनका 25 से 30 साल का कश्मीर का अनुभव इन्होंने इस किताब में दर्ज किया है। और ये किताब पढ़ने के बाद में मैंने मुंबई प्रेस क्लब में आप लोगों के सामने एएस दुलात के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की, क्योंकि इसमें इन्होंने आईबी, सीबीआई के भी क्या रोल है कश्मीर के पूरे कांड में, ये रिवेलेशन किया है। और अब इनकी और पाकिस्तान की आईएसआई के प्रमुख की दोनों की जॉइंट किताब भी आई है, जो मेरे पास आने की है अभी तक। इस ढंग से आर्मी के बारे में आप जो कह रहे हैं वो इसकी वास्तविक तथ्य है। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा संख्या में आर्मी डेप्यूट की गई जगहों में से एक कश्मीर है, जो कदम कदम पे आपको जवान मिलेंगे, उनकी मूवमेंट्स मिलेंगी, और 2-2, 2.5 घंटा आपको हाईवे या रास्ते जाम या बंद किए मिलेंगे, क्योंकि आर्मी की मूवमेंट्स होती है। अभी मैं ताज़ा इन दिनों में वहीं पर था। आप जिस अमरनाथ यात्रा की बात करें, उसके तैयारी के भी शिविरों के कैंपस में मैं होके आ रहा हूँ। अनंतनाग जिला और पूरा जो जाने वाला रास्ता, जो सब तरफ जो कैंप्स बन रहे थे, उसका मैं थोड़ा दूर से देख के आ रहा हूँ। तो वो सब अपनी जगह पे जो कुछ चल रहा है, लेकिन आपने जो शब्द इस्तेमाल किया है कि क्या आर्मी के ऊपर खर्चा, तो इस बारे में तो अरुंधति रॉय से लेके कई ऐसे पंडित लोग, हमारे देश के आर्मी का जो बोझा या खर्चा जो है, जो हमारे देश के 130-135 करोड़ आबादी के माथे पर है, आर्मी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस या जो भी कुछ चलता है वो लोगों की जेब से चलता है। वो उसके लिए कोई आइसोलेशन में अलग से कोई पैसा ऊपर से आता नहीं है। तो वो जो पैसा है वो पैसा आम आदमी की जेब का, रोज का मेहनत का पैसा है। और उस पैसे को टोटल आर्मी, मतलब आप जो बोल रहे थे अभी चाय पीने के समय कि पूरे देश का कश्मीर एक
देश क्यों बोल रहे हैं? एक चौथाई भूगोल भारत का ऐसा है, बगल के दांतेवाड़ा, जिसका कल हिमांशु कुमार को जिसकी सज़ा मिली, दांतेवाड़ा नागपुर से मुंबई की या पुणे की तुलना में ज़्यादा नज़दीक है। आप अभी अगर निकले तो आप शायद दोपहर के खाने तक पहुंच जाओगे। और उस पैसे को तो दांतेवाड़ा ही क्यों, हम जिस महाराष्ट्र में बैठ के बात कर रहे हैं, गढ़चिरौली, गोंदिया, देश क्यों बोल रहे हैं, चंद्रपुर, महाराष्ट्र के ये ऐसे इम्पोर्टेंट जिले हैं कि जिनके भी अंदर में कोबरा नाम की बटालियन जो भेजी गई है और उसको जिस ढंग का अधिकार या जो सहूलियतें दी गई है, तो महाराष्ट्र का गढ़चिरौली या सोकॉल्ड नक्सलग्रस्त इलाका जिसको रेड कॉरिडोर बोलते, छत्तीसगढ़ बगल का दंडकारण्य, तेलंगाना और उस तरफ का आंध्रा और तेलंगाना वाला, फिर आगे आप बढ़ेंगे तो इस ढंग से नॉर्थ ईस्ट में, कोरोना के पहले मैं 1 महीने से ऊपर नॉर्थ ईस्ट में था, गया था 1 दिन के लिए, लेकिन आयोजकों ने बोला कि सर, क्योंकि तात्कालिक डिसीजन आया था गोगोई साहब का नागरिक विधेयक का, तो मैं उस पर जो भी कुछ बोला उनको ठीक लगा, तो उन्होंने कहा आपको 1 महीना पूरे नॉर्थ ईस्ट में हम घुमाना चाहते हैं। तो उस बहाने मुझे और 25-30 साल के अंतराल के बाद नॉर्थ ईस्ट का भी और नज़दीक से मुआवना करने को मिला लेटेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट की भी आर्मी की मूवमेंट जो मैंने देखी वो कई कश्मीर से कम नहीं है। मैंने जो मार्क किया, मैं जो भी गुवाहाटी से अलग अलग जगह पे बारपेटा हो या तिनसुकिया हो या जहाँ कई कार से जाते जाते, तो हाईवेज में मैंने देखा कि 25% भी सिविल वाहन नहीं होंगे, 75% डिफेंस के वाहन होते थे। आर्मी मतलब सिर्फ आर्मी नहीं, उसमें आसाम राइफल्स है, उसमें सीआरपीएफ है, उसमें बॉर्डर बीआरओ है, बहुत कुछ है। आपको मालूम नहीं होंगे इतने आर्मी के या सिक्योरिटी के यूनिट्स जिंदगी में पहली बार अपने को देखने को मिलते इन इलाकों में जाने के बाद। तो आज़ादी के 75 साल के दौर में हम बोल रहे हैं, आने वाले आज ही के 15 अगस्त को, आज हम जुलाई में बात कर रहे हैं, 1 महीने के भीतर में 15 अगस्त का 75वां संबोधन हमारे माननीय प्रधानमंत्री लाल किले से करेंगे। उन्हीं के लिए अगर वो सुने या उनको IBS CBI या ये कोई दे ये क्लिप, तो मुझे खुशी होगी। उन्हीं के लिए मैं कहूँगा 75 साल का देश का जो पूरा हमारा जो, जिसको हम लोग राह बोलते, जो हमारा रास्ता बोलते, वो इतना खतरनाक बन गया है। अंग्रेज़ों के समय में हम अंग्रेज़ पुलिस, आष्टी चेमूर वगैरह के शहीदों के लिए छाती पीट पीट के बोलते थे, वो इतिहास हो गया। आज की तारीख में हमारे अपने ही लोगों की तरफ से, हमारे अपने आदिवासी, हमारे अपने ही दलित, हमारे अपने ही देश के नागरिकों के साथ में जो व्यवहार पूरे 1/4 से भी ऊपर आबादी के मुल्क में, 135 या 30 करोड़ की आबादी अगर मान लो, तो 1/4 आबादी यूरोप अमेरिका से ज़्यादा होती है। और इतनी बड़ी आबादी को आप इस ढंग से ऐसे रूल्स में रख रहे हैं, जिसका सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल 1 महीना पहले का मेरा कश्मीर का है, जो मैं 40 साल से लगातार देख रहा हूँ। मैं 1974 से मिसेस खैरनाथ के नौकरी के कारण मेरा पहला कश्मीर का जाना, और आज मैं 2022 जून महीने के 1 तारीख से 10 जून तक में था। तो ताज़ा ये 40, 44, 45 साल के दौर का जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, मुझे बहुत पीड़ा से कहना पड़ता है। मेरे पिताजी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक सिपाहियों में से एक रहे। मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ हूँ जिस घर में राष्ट्रीयता के, देश के, दुनिया भर के संस्कार हुए हैं। ऐसे घर के बच्चे को जब मैं कश्मीर में 74 का कश्मीर, 75 का कश्मीर, 77 का कश्मीर, 80 का कश्मीर, और कितनी बार का कश्मीर होगा मेरा, और आज का कश्मीर, मैं आवाज़ इंडिया पर पहली बार कश्मीर से आने के बाद में मैं डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ, कश्मीर के नागरिक बुरी तरह से आक्रोश में, बुरी तरह से भय के माहौल में आज की तारीख में जी। मैं आपको रोकूंगा, सिर्फ कश्मीर के नहीं,
जैसे जिस स्थिति कश्मीर में है, धीरे धीरे आप यूपी में जाइए, आप एमपी में जाइए, आप छत्तीसगढ़ में, रिसेंट महाराष्ट्र में जो राजकीय अस्थिरता निर्माण की गई है किसी एक पार्टी की ओर से, और हमेशा से ये प्रयास रहता है, अभी गोवा में भी उस तरह का प्रयास हुआ, कभी कर्नाटक में हुआ, हर स्टेट में कश्मीर को का प्रतिबिंब धीरे धीरे पूरे भारत में, कुछ हिस्सा अगर साउथ का छोड़ दिया जाए तो हो रहा है धीरे धीरे। जैसे कश्मीर तो चाहिए लेकिन कश्मीर के लोग नहीं चाहिए, कश्मीर से हम प्यार करते हैं लेकिन कश्मीर के लोगों से प्यार नहीं करते, वैसे ही पूरे देश में हो रहा है कि हमें जंगल तो चाहिए लेकिन आदिवासी नहीं चाहिए, जंगल के पूरी संपत्ति चाहिए लेकिन आदिवासियों का उसमें हिस्सा नहीं चाहिए, हमें अल्पसंख्यक नहीं चाहिए, हमें शेड्यूल कास्ट नहीं चाहिए। तो आपको क्या लगता है जो स्थिति कश्मीर की है धीरे धीरे पूरे देश की हो रही है? कल का ताज़ा किस्सा बता रहा हूँ। हिमांशु कुमार नाम के मेरे ही जैसे एक सोशल एक्टिविस्ट है, गांधीयन है, उनके पिताजी सेवाग्राम आश्रम में गांधी जी के साथ रहे हैं, माँ और पिताजी, वो ये उनका बैकग्राउंड है, मैं पर्सनली उनको जानता हूँ। हमारा सर्वोच्च न्यायालय, हो सकता है मेरी बात को कंटेम के रूप में अगर लेते हैं तो ले, मुझे कोई उसमें नहीं। जब मेरे मित्र एक एक करके उठाए जा रहे, तीसरा शेड्यूल वार्ड से लेके मेधा पाटकर से लेके हिमांशु तक, मुझे भी कोई उसमें बड़ा ये नहीं है कि क्या हो गया है हमारे सर्वोच्च न्यायालय को। जिस ढंग से तीसरा सेटलवाड़ से लेके मेधा पाटकर से लेके कल का हिमांशु कुमार का जो ये डिसीजन है, वर्तमान आकाओं को खुश करने के लिए राजा महाराजों के ज़माने में जो दरबारी करते थे, उस ढंग का अगर आज हाल हमारे, कभी इंदिरा गांधी के समय में ये माहौल मैंने देखा है। ऐसा नहीं कि हमारी जुडिशरी का ये पतन ये पहली बार हो रहा है। मैं आपातकाल का भी विक्टिम हूँ, मैं जेल में रहा हूँ। अजीत नाथ रे नाम के सबको पीछे करके एक लाए हुए जज को मिसेस गांधी ने चीफ जस्टिस बनाया था। मैं अकेले नरेंद्र मोदी या वर्तमान बीजेपी सरकार को दोष नहीं दे रहा हूँ, ये वायलेशन कांग्रेस की भी समय से होते आ रहे। जिन सरकारों की गिराने की बनाने की बातें बोल रहे, वो भी कांग्रेस की परंपरा में हमने आयाराम गयाराम शब्द वही से आया है, उस पर मैं विस्तार से अलग से लगे तो टिप्पणी करूँगा। तो ये जो पूरा हमारा जुडिशरी का जो माहौल बना दिया है, हम मानते थे कि जुडिशरी इज़ ए इंडिपेंडेंट, जुडिशरी सबसे ऊपर है, जुडिशरी को कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता है, भले वो पीएम हो या कभी था। एक खन्ना नाम के जज ने मिसेस गांधी को डिस्क्वालीफाई करने का भी जजमेंट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का 12 जून 1975। उसके 13 दिन बाद आपातकाल की घोषणा हुई थी, वो भी एक डिसीजन है। नुपुर शर्मा को लेके भी एक डिसीजन हल्का है। मैं ऐसा नहीं कि मैं टोटल ब्लैक एंड वाइट बोलूँगा, नहीं, नुपुर शर्मा इतनी बड़ी बात करती है, देश में अस्थिरता का माहौल होता है, दंगे भड़कते हैं, कोर्ट उसके टिप्पणी नहीं देता, उसको सिर्फ डांटता है, पुलिस प्रशासन उसको अरेस्ट नहीं करते। वही जुबैर किसी और बात को लेकर करता है तो उसको अरेस्ट किया जाता है, कोर्ट जमानत तक नहीं देती, जमानत मिलती है तो किसी और दूसरे केस में उसको फंसाया जाता है। उधर महुआ मोइत्रा अगर कुछ कहती है तो ये कहा जाता है ये तो धार्मिक भावनाएं भड़का रही है। नुपुर शर्मा धार्मिक भावना नहीं भड़काती और महुआ मोइत्रा ये जो दुहेरी एक बात मिनट के लिए ऐसा मान लो कि नुपुर शर्मा की गलती शायद बीजेपी ने देर से सही मानी जी, और उनको एक्सपेल भी कर दिया और क्या क्या उनके ऊपर कार्रवाई भी हो गई, देर से सही, दिखाने के लिए सही, लेकिन उसके बावजूद हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, हम मानेंगे जी कि चलिए, क्योंकि जब विश्व भर के मुस्लिम मुल्कों ने जब एक एक ट्रेड अपने यहाँ का बंद करना शुरू किया, किसी भी मुल्क की आर्थिक व्यवस्था पे जब चोट पड़ती है ना, कोई भी, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, भारत हो, तो जब यहाँ के जो सो कॉल्ड जो प्रोडक्ट्स है जो वहाँ के मॉलों में बैन करना शुरू किया एक एक करके, सऊदी से लेके सब मुल्कों में, और प्रेशर गवर्नमेंट को, जनता का या संसद का नहीं आता है, उद्योगपतियों का आता है। जब भारत की जो मास्टर्स है असल में ये दिखने के लिए है संसद में, असली मास्टर्स तो वो है जो इनको बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। उनके प्रेशर के कारण वर्तमान भारत सरकार को, आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी को ताज़ा वहाँ पर जाने का आपने फ़ोटो देखा होगा। क्यों? क्योंकि इस कमेंट को लेके पूरा समस्त इस्लामी जगत बहुत गुस्से में आ गया था और भारत को एक तरह से आइसोलेट करना शुरू हुआ था। वो चोट पड़ी थी
तो उसकी बहुत बड़ी कीमत भारत ने चुकाई। और सबसे दुख की बात, जिस मुल्क की इमेज सर्वसमावेशी, जिस मुल्क की इमेज गंगा जमुनी संस्कृति वाली, जिसको 25-30 साल से सुनियोजित ढंग से नष्ट करने की शुरुआत संघ परिवार ने की, और आज की तारीख में 2014 के मई से इनको जो सत्ता में बैठने का जो मौका मिला, और आज हम 2022 के जुलाई में बात कर रहे हैं, इस पूरे सफ़र का 8 साल का अगर हम प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड में देखेंगे तो ये जो जुडिशरी, ये जो हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस, ये जो हमारी सब तरह की बातों का जो क्षरण हुआ है, जो इस्तेमाल हो रहा है, ये बहुत चिंताजनक स्तर पर है। इन्हीं के सत्ता में आने के तुरंत बाद में 4 जजेस ने अपने घर पर सरकारी क्वार्टर में आप लोगों को बुलाया था और कहा था कि हमारे ऊपर प्रेशर आते हैं। आप ही के जैसे एंकर लोग जब हमारा इंटरव्यू कट छिट के आता है तो हम जब फ़ोन करते कि भाई प्रश्न ये क्या हुआ, हम तो अकेले मालिक नहीं ना, हम तो सिर्फ मुलाजिम हैं, हमारे ऊपर भी कोई बैठे हुए। और सबसे पीड़ा की बात, पीएम ऑफिस से या पीएम हाउस से फ़ोन आने की हमारे पूरी मीडिया के इतिहास में पहली बार हमको ये नया अनुभव है कि डायरेक्ट मैं पीएम हाउस से बोल रहा हूँ। और इस ढंग से इंटरफेयर मीडिया के ऊपर डायरेक्ट, टीवी वाला हो या प्रेस वाला हो, मैं दुनिया भर का इतना सारा लिखते रहता हूँ। नागपुर का एक मशहूर अखबार जिसके समूह संपादक मेरे दोस्त हैं, सूरज जी आप इतना अच्छा पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, दुनिया भर का आपका इतना व्यासंग चलते रहता है, तो हमारे लिए भी थोड़ा सा संपादक के बगल में कॉलम। तो पहला ही कॉलम लेके गया मैं राष्ट्रवाद के ऊपर, एकेडमिक लेख था, रविंद्रनाथ टैगोर एंड नेशन स्टेट ऐसा उसका टाइटल था, हिंदी में लिखा था, अंग्रेजी में भी गया वो, मराठी में भी है। देखा उन्होंने, बहुत ही मेहनत से बहुत सुंदर लिखा है, लेकिन मैं नहीं छाप सकता। मैं वो लेके वापस आया, दोबारा उनकी सीढ़ी नहीं चढ़ा। मेरे मित्र है, आज भी है, मैं उनका बहुत लिहाज करता हूँ, लेकिन ये जो उद्योगपति लोग मीडिया में घुस के इसको भी एक उद्योग बना दिया है, और इस उद्योग को सत्ताधारी पार्टी को नाराज किए बगैर वो चला नहीं सकते। और इस कारण पिछले 8-10 साल से भाई बर्दन इसी शहर के नेता थे। 2013 में हम लोग साथ में थे नांदेड़ में एक प्रोग्राम में, आतंकवाद विरोधी, तो हम एक ही कमरे में ठहरे थे। तो भाई बर्दन बोले, सुरेश आपको मालूम है 200 चैनल अंबानी ने खरीद लिए हैं। मैंने कहा काय के लिए? नरेंद्र मोदी को वो पीएम बनाना चाहते हैं बोले। मुझे लगा कम्युनिस्ट लोग अतिशयोक्ति करते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में जब मुझे पता चला कि ये चैनल, फलाना चैनल, ढिमका चैनल, सबने स्टेक ले लिए, वो सबके इसमें अंबानी जी आके बैठे हुए हैं, तब मुझे पता चला। अभी हाल में 1 महीना पहले की एक फ़्लाइट में मेरे बगल में एक बंदा था, तो फ्लाइट शुरू होने के पहले मैं शायद कुछ, मेरा फ़ोन ऑन था, तो उसने खुद ही होके बोला कि सर मैं शायद मीडिया पे कुछ बोल दिया। तो मेरा फ़ोन ऑफ होने के बाद में बोलता, सर मैं भी मीडिया से हूँ, और जिस ग्रुप के ऊपर आपने फप्ती कसी में उसी का मैनेजर हूँ, और अभी मैं कुछ वसूली करने के लिए बेलगांव जा रहा हूँ। छोटी फ्लाइट थी, मेरे बगल में बैठा हुआ था। तो मैंने उसको फिर कंफर्म किया, ताज़ा 1 महीने पहले की बात, कि आप बताइए जनाब कि इतने इतने चैनल। बोले सही बोल रहे, बर्दन साहब ने आपको जो जानकारी दी है उसमें कुछ भी गलत नहीं था, वो सही है। मैं आज मैनेजर पोस्ट में हूँ, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, और मैं इसमें फाइनेंशियल पूरा, क्योंकि हमारे यहाँ मेन तो वो है, वो आपको स्क्रीन पे दिखने वाले बच्चे छोड़ दीजिए, वो बहुत मामूली लोग हैं, असली मास्टर्स हम लोग हैं। और हमारा पूरा वो बैलेंस शीट देख के ही, और ये मैंने लोकमत के बारे में भी सुना, लोकमत में भी मेरे कोई मित्र संपादक पद पे थे, तो बोले क्या करे, ये वस्तुस्थिति है। जाहिरात, पब्लिसिटी वाला जो पैसा है वो उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता बनिस्बत कि आप खरीदने वाले ग्राहकों का या पाठकों का, उससे उनको लेना देना नहीं, उनको एडवर्टाइजमेंट का उसका वाला चक्कर रहता है। तो मीडिया शुरू से ही थोड़ा बहुत इस ढंग का कम अधिक था, लेकिन वर्तमान समय में 8 साल में भारत के 75 साल के इतिहास में मैंने पहली बार भारतीय मीडिया को इस ढंग से घुटने
टेकते हुए, नाक रगड़ते हुए देखा है। बिल्कुल, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जब से ये सरकार आई है, विद्यमान सरकार, जो आरएसएस की सरकार कही जाती है, बीजेपी की सरकार कही जाती है, और ये बड़ा ढिंडोरा पीटती है कि हमारी संस्कृति को बचाना है, हमारी बहुत पुरातन संस्कृति है, हमारी ये संस्कृति देश को मार्ग दिखाती है। और रिसेंटली हमने देखा कि संस्कृति का विद्रुपीकरण यही सरकार कर रही है। सम्राट अशोक काल में जो सिंह मुद्रा थी, जिसे सिंहनाद कहा जाता है, और अभी जो सेंट्रल विस्टा बन रहा है, उसके सामने अभी देश के प्राइम मिनिस्टर ने उसका इनॉग्रेट किया वैदिक मंत्रोपचारों से। एक तो उसका, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष देश है, किसी भी धर्म या किसी भी इसके वैदिक मंत्रों से ये नहीं हो सकता, ये किया गया। और जिस तरह से हम उसको देखते हैं कि जो सम्राट अशोक का सिंह स्तंभ कहा जाता है, सिंह मुद्रा कही जाती है, बहुत ही संयमी है। भले ही वो शेर हो, लेकिन वो आक्रामक नहीं है, उनमें करुणा, मैत्री का आभास और न्याय का आभास मिलता है। और ये नई जो लेकर आए हैं सिंह मुद्रा, ये बिल्कुल आक्रामक है, इसमें दांत है और सारा स्ट्रक्चर है जो बिगाड़ा जा रहा है। तो इस तरह की संस्कृति, और इस पे लोग ट्वीट करते हैं जब उसके विरोध में, तो उसके समर्थन में ट्वीट आता है कि शेर को, अनुपम खेर जैसे लोग उस पर ट्वीट करते हैं कि शेर को दांत है तो नहीं दिखाएगा क्या। ये संस्कृति का विद्रुपीकरण हो रहा है। और सबसे शर्म की बात है कि किसी भी प्रकार के विचारवंत, लेखक, चिंतक, पॉलिटिशियन संसद में बैठे हुए और देश के किसी भी संसदीय हाउस में बैठे हुए इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। कल इतिहास के साथ खिलवाड़ नाम की मेरी पोस्ट आज चल रही है। राम पुनेनी से लेके कलकत्ता से लेके दिल्ली, बम्बई से मुझे फीडबैक मिल रहा है सवेरे से, मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप और ईमेल और फेसबुक। कल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की हिंदू बनाम हिंदू किताब गोद में रखकर मैं शाम तक वो आर्टिकल लिख रहा था, आपके इंतज़ार में। यही कपड़े पहन के बैठा था जब आपका अंत में फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा बिजली का संकट है। लेकिन धन्यवाद आपको, वो क्रेडिट आप ही को जाता है। वो कल का मेरा इतिहास के साथ खिलवाड़ का आर्टिकल आपके बहाने निकला, और अशोक स्तंभ के बारे में फिर मैंने खंगालना शुरू किया। मैंने विश्व भारती से डॉक्यूमेंट्स मंगवाए, क्योंकि वो जो सिंबल बनाया है वो विश्व भारती के नंदलाल बोस नाम के जो पेंटर थे, जो कला भवन के प्रिंसिपल थे, उन्होंने अपने स्टूडेंट की मदद से, और वो एक स्टूडेंट भार्गव नाम का, जिस स्टूडेंट ने इसके बारे में विस्तार से एक लिखा हुआ उस समय का 1948 या 47 का, वो सब मैंने हवाला देकर वो उसको मैंने अटैच किया है मेरे आर्टिकल को। तो उसमें से सम्राट अशोक, और अभी मैं आपको बता दूं, मैं 10 अगस्त को सारनाथ में 3 दिन के लिए हूँ। सारनाथ में मेरे एक दोस्त ने आश्रम खोला है, बहुत दिनों से बोल रहे थे सूरज जी आइए रहिए, तो मुझे 13-14 को अनायास बनारस में एक गोष्ठी में भाग लेना ही था, तो मैं उसके 3 दिन पहले चला जा रहा हूँ। तो मैं अभी खुद आपको सारनाथ से आने के बाद फिर आपको तकलीफ़ दूंगा। मैं अभी वहाँ के लेटेस्ट फ़ोटो, वहाँ के पुरातत्व विभाग के और डॉक्यूमेंट्स मिले तो वो, और एक जो पुस्तिका उस समय के पुरातत्व विभाग के जो प्रमुख थे, उन्होंने एक 20-25 या 50 पन्ने की जो बनाई थी, वो भी मिली। तो मैं ये सब चीज़ों की कम से कम स्कैन कॉपीज़, ओरिजिनल मिली तो ठीक है, नहीं तो लेके आने वाला हूँ। सारनाथ में जाने का पहले वो उद्देश्य था नहीं, लेकिन अब ये जुड़ गया, क्योंकि जिस ढंग से तथाकथित विस्टा, सेंट्रल विस्टा के ऊपर का जो दिखाया है, ये आरएसएस की प्रकृति के हिसाब से ठीक है। क्योंकि आरएसएस 1925 में इसी बात के लिए बनाया गया है। ये मैं नहीं, ये एजे नूरानी कह रहे हैं। इनकी 500 पन्नों की आरएसएस वाली किताब कल ही रात को मैं देख रहा था। ये राव साहब कस भी बोल रहे हैं। ये इतना आरएसएस के ऊपर लिखा गया है, विदेशी लेखकों से लेके हमारे नागपुर के भी बहुत सारे लोग हैं, नागेश चौधरी है, रंजित मेश्राम है, बहुत भाऊ लोखंडे तो थे ही, बहुत होकल, अशोक है। आरएसएस का पूरा बिल्डिंग ही वायलेंस के ऊपर खड़ा है। हिटलर ने जर्मनी में स्टॉर्म ट्रूपर्स नाम का जिस रंग का एक संगठन बनाया था, वो आरएसएस ने हूबहू उसकी नकल करके
द फासिस्ट कनेक्शन इस नाम की एक कवर स्टोरी है। ये एजी नूरानी साहब की है जिनका मैं नाम ले रहा था। और द फासिस्ट कनेक्शन में वो साफ साफ लिख रहे हैं ये हिटलर और मुसोलिनी है, ये आरएसएस के स्वयंसेवक है। सवाल खाली 3 शेरों को कैसा दिखा रहे इसका नहीं है। पूरे बाबरी मस्जिद के आंदोलन में जो राम इन्होंने जो शो किया है देश भर में, जो कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो कभी ऐसा राम, राम राज्य और क्या क्या दुनिया भर की बातें गांधी से लेके दुनिया भर के लोगों के मुंह से सुने हैं, पढ़े हैं। इनका राम जो है वो बाहुबली वाला हाथ में तीर कमान लेके वो हिंस्र राम दिखाया है, वो किसी के ऊपर हमला करने वाला राम बताया है। तो शेरों को भी जो शेर ओरिजिनल सारनाथ के स्तंभ के ऊपर के, जो अभी मैंने कल के मेरे इसमें उसका मेन फोटो वही दिया है, आप उसको चेक कर सकते हैं। इतने शांत 4 है वो, आपको 3 दिखते हैं क्योंकि सामने से 1 और 2, पीछे वाला नहीं दिखता। आप उधर जाएंगे तो वो भी दिखेगा। तो 4 शेरों का अशोक, सम्राट अशोक का सिंबल है ये राजमुद्रा। ये सम्राट अशोक की इस मुल्क के अब तक के सबसे बड़े सम्राट की, विश्व के अफगानिस्तान तक राज किए हुए सम्राट की मुद्रा को भारत सरकार ने 26 नवंबर 1947 को बाबा साहब ने जब संविधान की घोषणा की, उसके बाद में ध्वज, उसके बाद में राष्ट्रगीत, उसके बाद में हमारे प्रतीक सत्यमेव जयते भी उसमें गायब है। क्योंकि सत्यमेव जयते इनको लिखना पुसाएगा नहीं, क्योंकि सत्यमेव जयते की इन्होंने ऐसी की तैसी गुजरात के 2002 के मुख्यमंत्री बनते हुए की है। मैं नरेंद्र दामोदर मोदी आज से गुजरात का मुख्यमंत्री बनते हुए आश्वस्त करता हूँ कि मैं संविधान के तहत मेरे कर्तव्य का पालन करूँगा और किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करूँगा। 27 फरवरी 2002 के बाद गुजरात में क्या वहन किया, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा कि आपने राजधर्म का पालन नहीं किया है। तो उस तरह के मुख्यमंत्री ने 3 बार शपथ लेके भी क्या किया गुजरात में, और अब वो 2 बार प्रधानमंत्री की शपथ लेके बैठे हैं। तो सत्यमेव जयते ये इनके बस की बात नहीं, शांत वाले शेर इनके बस की बात नहीं। इस देश की जो डॉक्टर अंबेडकर से लेके हमारे संविधान के, इसमें और एक स्टोरी है, भारतीय संविधान को नकारने की स्टोरी है। इसमें ऑर्गेनाइजर नाम के अंग्रेजी मुखपत्र के लेखों का डायरेक्ट हवाला दे के लिखा गया है कि 26 नवंबर 1947 को बाबा साहब ने संविधान सभा में डिक्लेयर किया, जनता को, संसद को नहीं, भारत की जनता को। उसके दूसरे दिन से ऑर्गेनाइजर, ये अंग्रेजी मुखपत्र है आरएसएस का, उसमें लेख है भारतीयत्व का इस संविधान में कहीं भी समावेश नहीं। 5000 साल पुराने ऋषि मनु, मैं डॉक्यूमेंट के आधार पे कह रहा हूँ, ऋषि मनु का मनुस्मृति हजारों सालों से इस देश में रहते हुए भीम स्मृति की आवश्यकता क्या थी। ये देश विदेश के संविधानों की नकल करके बनाई गई गुदड़ी, जिसको हम मराठी में गोदड़ी बोलते, ये गुदड़ी है। मनुस्मृति पर्याप्त मात्रा में भारत का आदर्श संविधान था। वर्तमान संविधान में भारतीयत्व कहीं भी समावेश नहीं है। आगे जाके इसी में है। ये इशू भी मैं बोल देता हूँ श्रोताओं को, अगर किसी को डाउनलोड करना हो, 23 जनवरी 2015 का इशू है फ्रंट लाइन का, ये कवर स्टोरी है। अगर किसी को ऑनलाइन जाके विकिपीडिया गूगल से देखना हो देख सकते हैं। आगे जाके लिखते हैं राष्ट्रध्वज 3 आंकड़ा अशुभ है भारत में। फिर एक एक रंग को लेकर उन्होंने फप्तियाँ कसी है। और सबसे संगीन बात, अशोक चक्र जो हमारे ध्वज के बीच में है, उस अशोक चक्र को भी गरियाया है। तो सिंह तो उनके राडार पे तो रहेंगे। ये जिस गिर से आते हैं, गुजरात के है ना, गृह मंत्री भी और प्रधानमंत्री भी, इन्हीं के इलेक्शन को विरोध करने के लिए मैं 2013 में गुजरात में था, और कोइंसिडेंटली मैं वो गिर वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में ही था। तो वहाँ के उम्मीदवार ने मुझे कहा कि सर आपने गिर के शेर देखे क्या? मैंने कहा नहीं भाई, हम म्यूजियम में देखते रहते। तो बोले चलिए। मैंने कहा चुनाव छोड़ के? बोले नहीं नहीं, आपके भाषण इतने अच्छे हुए, हम इतना तो आपके लिए कर सकते हैं। आपको आश्चर्य लगेगा, मैं गिर के शेरों की भी बात कर रहा हूँ,
जो लोग अनुपम और किसका किसका हवाला दे रहे थे ना, उस गधे को हम बताना चाहेंगे, बिल्कुल गधा, क्योंकि मैं उसकी गुजरात कश्मीर फाइल्स के ऊपर आने वाला हूँ बाद में। गधा है, इग्नोरेंट है, कुछ भी मालूम नहीं है इस गधे को। गिर के जंगल के शेरों के झुंड मैंने देखे अपने आंखों से 5-10 फीट के फासले से, और आराम से वो लेटे हुए बैठे हुए हैं, हमारी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। हम बोल भी रहे थे गाइड को, मैंने कहा कि ये सचमुच के शेर है या क्या है? तो क्यों सर? मैंने कहा शेर यानी आक्रामक, शेर यानी नहीं सर। बोले उनका पेट भरा हुआ है, उनका भोजन हो चुका है, वो जब तक उनको भूख नहीं लगती तब तक वो ऐसे ही रहेंगे। और मेरे से ज़्यादा 10-15 फीट के अंतराल में उस तरफ में 100 से 125 हिरन, और ऐसी हिरन जिस शेर के मुंह में पानी आना चाहिए ऐसे, लेकिन वो इग्नोर कर रहे थे। मतलब शेर को जब तक आवश्यकता नहीं तब तक वो ना दहाड़ता है, और शेर को जब तक जेन्युइन गुस्सा नहीं आता। ये 24 घंटा भारतीय जनता को इस स्थिति में ले जाना चाहते हैं। संघ की स्थापना इसी नींव पे खड़ी की है इन्होंने। आक्रामकता, हमला करो। गोलवलकर का एक भाषण है, लिखित भाषण है, हमारा आदर्श अर्जुन रहेगा। क्यों? अर्जुन को जब युद्ध में कन्फ्यूजन आया, नाते रिश्तेदार परिचित सामने देखकर, तो उसके हाथ पैर कांपने लगे। तो श्री कृष्ण ने उसको बोला कि हे अर्जुन, तुम अपना कर्तव्य कर्म का पालन करो, तुम वरिष्ठों का आदर करो, जाके प्रणाम करो और वध करो। जो नथुराम गोडसे ने गांधी जी का बिरला हाउस में प्रणाम किया, वध किया। इस ढंग से शिक्षा जिस संगठन में दी जाती हो, जिसके मुखिया इस ढंग के प्रवचन देते हो, ये सब मैं लिखित डॉक्यूमेंट बोल रहा हूँ। ये मैं नहीं, ये विनोबा भावे का वचन बोल रहा हूँ। जो विनोबा भावे गांधी हत्या के बाद में एक बैठक हुई सेवाग्राम में, उस बैठक में का ये उनका वचन है, जो राजमोहन गोपाल गांधी की किताब में दर्ज हो चुका है। विनोबा कहते हैं कि इस ढंग का दर्शन देने वाला, इस ढंग की शिक्षा देने वाला संगठन ये आतंकवादी संगठन है, ये फासिस्ट संगठन है। विनोबा की भाषा है फासिस्ट शब्द। आज हम 2015 में पढ़ रहे, मैं 1948 मार्च की बात कर रहा हूँ, आज से 70-75 साल पहले। तब विनोबा ने कहा कि ये फासिस्ट संगठन है, और इस संगठन का मुकाबला सबने जो अपने आप को इंसान समझते हो, इन्हें मिल के करना चाहिए। इसलिए दहाड़ता हुआ शेर, तीर कमान चलाने वाला राम, या अर्जुन का उदाहरण दे के संघ स्वयं सेवकों को भड़काने वाली या बताने वाली बात, और संघ की शाखा में हिटलर ने जिस ढंग से स्टॉर्म ट्रूपर्स को ट्रेनिंग किया जर्मनी में, अपने विरोधियों को निपटने के लिए हिटलर ने जिस ढंग से उनको तैयार किया, सेम ये जो आदर्श है ये इन्होंने हिटलर को और मुसोलिनी को, और बाकायदा ये लोग उनको जाके मिले हैं। इनके मिलने के हवाले इसमें तारीखें है, डेट है, डायरी के पन्ने हैं। धर्मवीर मुंजे नाम के आरएसएस के संस्थापकों में से एक का इसमें डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, उनके डायरी के 13 पन्ने इसमें बाकायदा नथी किए हुए। तो ये सब चीज़ें मौजूद रही हुई संगठन की जो पूरी जो नींव है, गांधी की हत्या से लेके देश भर के दंगों से लेके दुनिया भर के और भी बहुत सारे कांड है, दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश से लेके दुनिया भर के लोगों के अभी तक के जितने भी आप हादसे देखोगे, इसमें कौन लोग हैं? तो इसलिए ये एक कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को दया माया नाम की कोई चीज़, और इसलिए गौतम बुद्ध ने बताई हुई जो भी 5 मुख्य घोषणाएं हैं, दूर दूर तक ये उसको नकारने वाले लोग हैं, और इसीलिए बुद्धिज़्म का खात्मा किया है। संघ की विधिवत स्थापना 1925 में हुई होगी, लेकिन 2500 साल पहले ऐसा ही संघ, एक संघ तो बुद्ध में भी था, और दूसरा संघ जो हिंदुत्ववादी था, पुष्पमित्र शुंग नाम का, शंकराचार्य नाम का, इन्होंने किस ढंग से इसका खात्मा किया। पंडित उसका कल्लन का राजतरंगिनी नाम का 600 पन्नों का बोझा ज़्यादा हो रहा था, इसलिए मैं शायद लाया नहीं, लेकिन राजतरंगिनी में कश्मीरी पंडित कल्लन साफ साफ लिख रहा है कि पुष्पमित्र शुंग ने एक
मोंग को मार के लाने के 100 दिनार खजाने से देने की हिस्ट्री है। और भारत के कश्मीर से लेके भुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क और अमरावती, ये नहीं, साउथ का अमरावती, वो जो अभी राजधानी बनने जा रहा है तो उसमें जो खुदाई जो हो रही है उसमें जो निकल रहा है, और बाबरी मस्जिद के नीचे भी, बाबरी मस्जिद के नीचे का एक्सकैवेशन में कोई मंदिर का अवशेष नहीं मिले, जो मिले वो बुद्धिस्ट और जैन मंदिरों के मिले हैं। वो छुपाया है इन लोगों ने, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। लेकिन सवाल आस्था का है, कानून का नहीं। ये नारा देने के बाद में हमारी जुडिशरी ने भारतीय संविधान की अनदेखी करके वो डिसीजन दिया है। बाबरी मस्जिद का डिसीजन जो कोर्ट दे सकता है, वो कोर्ट हिमांशु कुमार को भी सिर्फ 5 ही लाख क्यों, उसको फांसी भी दे सकता है। वो तिस्सा सेटल जुबेर को, तिस्सा सेटलवाड़ को, मेधा पाटकर को, अशोक को, मुझे, आपको, वो किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? सैयां भये कोतवाल, तो डर काहे की वाली कहावत में हम जी रहे हैं। और आज की तारीख में इसलिए कोर्ट भी उस हिसाब से, जो कभी हमने इंदिरा गांधी के समय देखा और आज की तारीख में हम नरेंद्र मोदी को मेल इंदिरा गांधी का एडिशन गुजरात के चुनाव में बोल चुके हैं, और वो एंजॉय करते थे कि मुझे इंदिरा गांधी की बराबरी में खैरनार बोल रहे हैं। सुना मैंने उनका प्रतिक्रिया कि आई एम हैप्पी टू हर्ड। ये इंदिरा जी ने IB CBI का इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा शुरू किया था, ये फुल फ्लेज में उनका इस्तेमाल कर रहे। और इसलिए जो आप सरकारों की बातें बोल रहे, वो तो इतने आसान है कि वर्तमान सरकार के जो भी करप्ट मिनिस्टर्स थे, जिनकी लिस्ट थी उनके पास में, उनके आंकड़े भी है, हजारों हजारों करोड़ के आंकड़े इनके सबके, इनको नोटिसें गई। ये उद्धव ठाकरे के पास गए। उद्धव ठाकरे तो थोड़ा शायद भला आदमी है, मैं मिला नहीं कभी, लेकिन सुना हूँ। तो उसने कहा कि आप अपने पापों का फल भुगतो, मैं को क्या करूँगा इसमें। और उस चक्कर में मध्य प्रदेश बगल की, कर्नाटक पड़ोसी राज्य है, गोवा, सब जगह की सरकारों का जो इन्होंने जो मोड़ तोड़ का काम जो किया है, वो ED, IB, CBI इनकी सबकी मदद लेकर इन सब विधायकों को इस ढंग से, पैसे का लेन देन वो अपनी जगह पे हुआ कि नहीं मुझे नहीं मालूम, वो भी आंकड़े बहुत सारे हैं। लेकिन सवाल जिस ढंग से अनिल देशमुख यहाँ के अभी भी जेल की हवा खा रहे हैं, और भी कुछ नवाब मलिक से लेके, तो इस ढंग का जब उदाहरण आंखों के सामने है लोगों के, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में रहने वाले, अब ये कड़ू को मैं देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले, ये कड़ू बहुत खुददार, बहुत ईमानदार और क्या क्या नाम कर कर के इसको अमरावती के वहाँ के लोगों ने, वलगांव से, और आज ये बंदा किनके साथ में खड़ा है। तो ये आज की तारीख में हमाम में सभी नंगे वाली कहावत जैसे, तो महाराष्ट्र का वर्तमान सीन आप पूछ रहे थे, मध्य प्रदेश में वही हाल हुआ, और जो भी अन्य जगहों में बचे हैं वो भी एक तरह से हंसी पर ही है। तो उस हिसाब से पूरे देश भर का जनतंत्र का माखुल उड़ाया जा रहा है। जी, मुर्मू को जो सामने लाया जा रहा है एक आदिवासी महिला के तौर पर, बहुत बीजेपी ऐसा समझ रही है कि वो आदिवासियों के हित में है, और आदिवासियों के, जिस तरह से पिछले रिज्म में हमने देखा कि दलित राष्ट्रपति लाकर उन्होंने ये जताने की कोशिश की कि वो दलितों के हितैषी है, वैसे ही मुर्मू को लाकर वो जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आदिवासियों के हितैषी। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कभी आज़ादी के पहले ये सपना देखा था कि एक दलित की बेटी राष्ट्रपति पद पे बैठे तो मुझे बहुत खुशी होगी वगैरह। तो उस हिसाब से लोहिया की विरासत के प्रतिनिधि के नाते हम कोई विरोध करने को कोई कारण नहीं। लेकिन मुर्मू जिस कबीले से या जिस कम्युनिटी से आती है, तो मुर्मू साहिबा को जो 99.9 राष्ट्रपति सिर्फ टेक्निकलिटीज़ बाकी वो बनने की है। ये जो भारत के आदिवासियों के नसीब में ये जो दिन आए हैं, अब जैसे पूर्व राष्ट्रपति या अभी भी है, वो अभी कुछ दिन तो है, इनके आने के बाद अगर भारत के दलितों के अत्याचारों की थोड़ी भी कमी आई होती, थोड़ी, तो भी मैंने कहा होता कि भारत के इतिहास में पहली बार दलित राष्ट्रपति बना है,
उनके अपने गृह राज्य में ताज़ा उलगड़ी से लेके पिछला सहारनपुर, जब आदित्यनाथ ने शपथ लेने के 1 महीने के भीतर, वो भी बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती को मनाने को लेकर वहाँ के कबीर मठ में सहारनपुर में जयंती मनाने के लिए भी ऊंची जाति वालों ने मना किया। दलित माने नहीं तो उनके ऊपर हमले किए गए, आज महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए गए, और वो दंगा कम से कम 1 से सवा 2 महीना चला सहारनपुर का, जो दिल्ली से 100 किलोमीटर के पेरीफेरी में है। और उसी में से चंद्रशेखर नाम का एक दलित नेता भी बाद में पैदा हुआ। लेकिन उसके पहले कोविंद साहब राष्ट्रपति के रहते हुए मैं बात कर रहा हूँ, और उसके बाद में फिर सेंगर से लेके बलरामपुर से लेके ताज़ा हाथरस उलगड़ी वाला मामले तक का इस देश में हर कुछ मिनटों में एक दलित अत्याचार की घटना होती है। ये बिल्कुल प्रकट सत्य है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट स्टेट बना है रामनाथ कोविंद के समय। रामनाथ कोविंद ने न किसी एक जगह भेंट करने की तकलीफ उठाई, मुझे याद नहीं, और न किसी घटना का संज्ञान लेकर कोई स्टेटमेंट दिया, मुझे याद नहीं। तो ऐसे दिखाऊ दलित राष्ट्रपति, मुस्लिम राष्ट्रपति उसके पहले थे, बहुत उनको आज भी सराहा जाता क्योंकि वो नॉन करप्ट थे, वो ऐसे थे वैसे थे। नॉन करप्ट तो हिटलर भी था, नॉन करप्ट तो औरंगजेब भी था। नॉन करप्ट होना ही मैं एकमात्र पैमाना नहीं मानता हूँ। APJ अब्दुल कलाम में अपने राष्ट्रपति काल में एज ए राष्ट्रपति क्या भूमिका की। 27 फरवरी 2002 की घटना APJ अब्दुल कलाम के कार्यकाल की है। APJ अब्दुल कलाम गुजरात गए हैं, नरोदा पटिया से लेके गुलमर्ग सोसाइटी से लेके दुनिया भर के दौरे भी उन्होंने किए हैं। कम से कम उन्होंने उस समय के मुख्यमंत्री, जो वर्तमान प्रधानमंत्री, इनको बर्खास्त करने की पहल भी की होती, इतिहास में अजरामर हो गए होते। ऐसे मुस्लिम राष्ट्रपति को क्या करना है हमको? बाकी की उनकी इमेज से मुझे लेना देना नहीं है। उनको राष्ट्रपति बनाने का मैं साक्षी हूँ। मेरे ही दोस्त थे दिवंगत प्रमोद महाजन, जिस दिन मुझे खाने पे बुलाया था, उस दिन मुझे बोला, सुरेश माफ़ करना, मैं 40 मिनट देर से आऊँगा। तो बात पता नहीं था, बाद में उसने बताया। मैंने कहा ये जुगाड़ तू ही कर सकता है। तो ये जुगाड़ करने वाला मेरा ही अपना एक दोस्त JP आंदोलन का कभी, जो बाद में BJP का बहुत बड़ा नेता माना गया, हो सकता शायद आज वही PM होता। तो उसने ये सब मुझे तिकड़मबाजी बताई है। मैं इसको तिकड़मबाजी, इसके मेरे आर्टिकल का टाइटल ही है कि पुनः एक तिकड़मबाजी राष्ट्रपति पद के लिए। एक मुसलमान को बनाया, गुजरात हुआ। एक दलित को बनाया, उत्तर प्रदेश से लेकर दुनिया भर के, देश भर के दलित अत्याचारों की कोई उस ढंग की कोई कुछ नहीं है। देश के बाकी सवाल छोड़ दो, मैं जिस जाति का कैपिटल करके उनको बनाया ना, इसलिए अब इनको अगर बनाया है तो मुर्मू मैडम से मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूँ कि ये जो आदिवासी होगा, इस देश की जनसंख्या में आदिवासी 8.5 से 9% है। अगर 100 लोग हैं तो 8.5 या 9 आदिवासी है। लेकिन इस देश के विस्थापन में आदिवासी 75% है। वो विस्थापन है जंगलों को दोहन करने से लेके, वो विस्थापन है अलग अलग परियोजनाओं से लेके, वो विस्थापन है अलग अलग बांध और दुनिया भर के क्या क्या चीज़ों करने से लेके। आज सबसे बड़ी गाज अगर किसी कौम के ऊपर गिर रही होगी तो मुर्मू मैडम के आदिवासी के ऊपर गिर रही है। और आने वाले दिनों में मैं आगाह कर रहा हूँ, बाबा साहब आम्बेडकर ने 5वीं और 6ठी अनुसूची जो आदिवासियों के लिए स्पेशल बना के रखी ना, उसको ख़त्म करने का षड्यंत्र के तौर पे मुर्मू मैडम का इस्तेमाल होगा। आज 16 जुलाई 2022 की तारीख को मैं बोल रहा हूँ, उनको राष्ट्रपति बनने के लिए अभी 15-20 दिन बाकी है। उनके ही हस्ताक्षर से आदिवासियों के लिए हमारे संविधान में जो विशेष प्रावधान किया गया था, 5वीं और 6ठी अनुसूची इतनी कड़ाई से है कि जिसमें आप आदिवासी क्षेत्र में टीवी का टावर या मोबाइल टावर या बिजली का खंभा भी नहीं गाड़ सकते विदाउट ग्राम सभा कंसेंट। इतना कड़क कानून है। उसको ख़त्म करने के लिए, उसको एबॉलिश करने के लिए, जिसका संकेत NDA की प्रेजेंट गवर्नमेंट के जिम्मेदार लोग दे चुके। मेरी एक पुस्तिका है उसके ऊपर,
वर्धा के महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में मेरा वो भाषण है। मध्य भारत के आदिवासी सवालों को लेकर जो सेमिनार था, जिसका उद्घाटन मेरे भाषण से हुआ है, उसका वो कीनोट एड्रेस है मेरा, वो पुस्तिका के रूप में मैंने छापा है। मैं आपको एक कॉपी दूंगा। मुर्मू मैडम को अगर भारत के इतिहास में 75 साल में पहली बार आदिवासी के बोलकर अगर राष्ट्रपति कर रहे, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, ज़रूर एक दलित हो गया, मुसलमान भी हो गया, अब एक आदिवासी अगर बन रही, वो भी महिला बन रही, मैं हृदय से स्वागत करूँगा। दलबल छोड़ दीजिए। मुझे होश आया तब से जो सर्वहारा वर्ग के प्रति जो मेरे मन में सहानुभूति है, उस हिसाब से मुर्मू मैडम के कैंडिडेट को विरोध करने का कोई कारण नहीं। मैं हृदय से स्वागत कर रहा हूँ। वो जरूर आए। भारत की पहली दलित आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद को शोभायमान कर रही है, करे, लेकिन राष्ट्रपति का अधिकार का सही मायने में उपयोग करे। दलित आदिवासी महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों को लेकर वो संज्ञान ले। इतना भी अगर मुर्मू मैडम ने काम किया ना, इतिहास में अजरामर हो जाएगी। इस देश के राष्ट्रपतियों की जो पूरी जो हम श्रृंखला या श्रेणी देखते, उसमें उनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। ये उम्मीद मैं उनसे कर रहा हूँ। लेकिन दुख की बात यह है कि आदिवासियों के विस्थापन, आदिवासियों का जीवन जो आज पूरा धोखे में आया हुआ है, जिसको बचाने के लिए हिमांशु कुमार जैसे लोग काम कर रहे हैं और जिनके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट इस ढंग से ये कर रहा है, इस पूरे परिप्रेक्ष्य में मुर्मू मैडम का राष्ट्रपति पद पे आसीन होना एक बहुत संगीन जिम्मेदारी की बात है। अवश्य राष्ट्रपति बने, मैं अपनी तरफ से शुभकामना देता हूँ। मैं कोई वोटर भी नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद वो आदिवासी है और इसलिए कई सारे दलों ने भी, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तक अपने अन्य कमिटमेंट छोड़कर उनको सपोर्ट किया। हम भी करेंगे क्योंकि वो आदिवासी है। लेकिन देश के आदिवासियों को आज़ादी के बाद से जो विस्थापन का शिकार होना पड़ रहा है, कम से कम 75% आदिवासी, यानी मोटा मोटी 5 से 6 करोड़, जो किसी मुल्क की आबादी से भी ज़्यादा चली जा रही है। तो इतनी बड़ी आबादी के विस्थापन के शिकार आदिवासियों का विस्थापन भी मैडम रोक सके। आदिवासी का जनजीवन जो उनका चल रहा था, उसको भी अगर थोड़ी सी वो कुछ बेहतर बना सके, और इस ढंग के अलग अलग योजनाओं के तहत आदिवासियों को मारने का जो लाइसेंस दिया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के थ्रू, जो आपने शुरुआत के डिबेट में शुरू किया था, वो भी अगर मुर्मू मैडम के टेन्योर में बंद होता है तो मैं बहुत बड़ी हिस्टोरिकल बात हो जाएगी। ये कामना करके आने वाली राष्ट्रपति को मैं अपनी तरफ से शुभकामना दूंगा। तो सही मायने में आदिवासियों का, दलितों का, महिलाओं का हित रक्षण करे। धन्यवाद। पूरे देश के जनतंत्र का माखोल उड़ाया जा रहा है, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, और तमाम ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो स्वायत्त है, वो स्वायत्त नहीं रही। यहाँ तक कि ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भी स्वायत्त है या नहीं, इस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और तमाम देश का जो माहौल है इसी तरह से जा रहा है। ये अपील बार बार आवाज़ इंडिया टीवी से हम करते हैं, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, पॉलिटिकल कार्यकर्ता हो, सांस्कृतिक कार्यकर्ता हो, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश की प्रकृति को बचाने के लिए, SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़ और तमाम देश के लोगों के अधिकार को बचाने के लिए हमारा संघर्ष और तेज होना चाहिए। और जिस संघर्ष के पुरोधा है डॉक्टर सुरेश करनाल। डॉक्टर साहब, और भी विषयों पर कहीं और चर्चा होती रहेगी। आज इस चर्चा को यही विराम देते हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी।